आज हम लोगों का चौथा लेक्चर है और टॉपिक है इकोलॉजिकल सक्सेशन, पारिस्थितिकीय उत्तराधिकरण। जो हम लोगों का टॉपिक चल रहा है फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, उसमें से दो लेक्चर आज हम लोगों को पढ़ने हैं। एक है इकोलॉजिकल सक्सेशन यानी पारिस्थितिकीय उत्तराधिकरण, और दूसरा है होमियोस्टेसिस यानी पारिस्थितिकीय साम्यता। पारिस्थितिकीय साम्यता। और दूसरा क्या लेक्चर है इसी में, मतलब चैप्टर एक है, इसके दो लेक्चर हैं। ठीक है। इकोलॉजिकल सक्सेशन यानी पारिस्थितिकीय उत्तराधिकरण की उत्तराधिकरण। तो इसमें सबसे पहले तो हम लोगों को ये देखना है व्हाट इज इकोलॉजिकल सक्सेशन। ये पारिस्थितिकीय उत्तराधिकरण जो इसका पहला लेक्चर है, आज कोशिश करेंगे कि दोनों ही खत्म हो जाए। दो लेक्चर है, कोशिश करेंगे एक क्लास में खत्म हो जाए। देख लेते हैं कौन कौन आ गया। ठीक है, रितु जी भी हैं, स्वाति हैं, आ रहे हैं बच्चे भी। आ जाने देते हैं, 1 मिनट है अभी हमारे पास, इसलिए हमने जल्दी स्टार्ट कर दिया था कि ताकि सब लोग आ जाएं। ठीक है, तो हम लोग पहले बात करते हैं कि व्हाट इज सक्सेशन, उत्तराधिकरण क्या होता है। कोई बता सकता है ऐसे जनरल उत्तराधिकरण क्या होता है? उत्तराधिकार क्या होता है, ये बताइए। ये तो सुने होंगे ना कि मेरा उत्तराधिकार मुझे नहीं दिया गया, है ना, ये मेरा उत्तराधिकार है, मैं लेके रहूंगा। महाभारत का युद्ध हो गया इतना बड़ा सा उसी चक्कर में। व्हाट इज द सक्सेशन, बताइए रितु जी, आप बताइए उत्तराधिकरण क्या होता है, उत्तराधिकार क्या होता है, ये बताइए पहले। सिंपल तरीके से यहां समझेंगे, पुरानी पीढ़ी जाएगी, है ना, तभी तो नई पीढ़ी आएगी। सर पीढ़ी दर पीढ़ी हो सकता है। बिल्कुल सही है, पुरानी पीढ़ी जाएगी तभी तो नई पीढ़ी आएगी। तो समय के साथ में किसी दिए गए स्थान में, इसी तरह से पारिस्थितिक तंत्र में क्या होता है, एक प्रजाति आती है, कुछ समय तक वो वहां पर अपना डोमिनेंसी रखती है। डोमिनेंसी रखने का मतलब उसका बोलबाला रहता है ना। और उसके बाद फिर उसका जाना होता है, उसकी जगह फिर दूसरी पीढ़ी, दूसरी प्रजातियां आती हैं, है ना, और फिर उनका बोलबाला रहता है। यही सिस्टम है। तो उत्तराधिकार का मतलब यही है, जैसे पिताजी का पूरा संपत्ति था, इंपायर था। अब उनका बेटा या फिर वो जिसको दे दें, या फिर कोई छीन भी सकता है ना। आया, उस पर पूरा का पूरा खरीद लिया, पूरा एम्पायर, अब उसका चलने लगा। ऐसे भी होता है ना। फिर वो अपने हिसाब से नई नई चीजें उसमें इम्प्लीमेंट करता है। तो भाई पुरानी पीढ़ी जाएगी, नई पीढ़ी आएगी। तो यहां पर भी वही है, तो देखना है कि कैसे कैसे कौन आता है ना, और कैसे कैसे कौन जाता है। तो पारिस्थितिक तंत्र में भी यही देखने को मिलता है। जैसे कोई बंजर जगह हो, जैसे हमारी पृथ्वी जब एकदम शुरू शुरू में फॉर्मेशन हुआ, तो क्या इस पर कोई जीव जंतु रहा करते होंगे? नहीं, कुछ भी नहीं था, है ना। फिर यहाँ पर पानी आया, जो थिया नाम का धूमकेतु आकर के टकराया था, कॉमेट, है ना। पानी कहाँ से आता है? कॉमेट होता है ना। थिया, और पृथ्वी का शुरुआती नाम क्या था? जिया। जियो शब्द बना है क्योंकि पृथ्वी का जो शुरुआती नाम था जिया था, और इससे आके टकराया था थिया। इसके बहुत सारे परखच्चे उखड़ गए थे, और उसका जो मटेरियल बाहर निकला वो उतना दूर जा पाएगा जहां तक कि कैंसिल आउट हो जाए, ग्रेविटी भी खींच रही है। फिर क्या होगा? जो बाहर की ओर प्रघात बल लगा है वो किस तरह काम करने लगेगा? वो काम करने लगेगा जैसे कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और जो ग्रेविटी ऑफ अर्थ है उस मटेरियल को जो खींचेगी तो एक्ट करेगा सेंट्रीपेटल, अप
अभिकेंद्री बल की तरह, तो ये घूमने लगेगा, है ना। इस तरह से धीरे धीरे अपनी आकृति को गोल करेगा, घूमती हुई चीज सिकुड़ती है ना। इस तरह से फॉर्मेशन ऑफ मून हुआ था, चंद्रमा बना था इस तरह से। और जो यहाँ से इस थिया के टकराने से ये जो विशाल गड्ढा यहाँ पर बन गया था, उस विशाल गड्ढे में क्या भर गया था, क्योंकि जहां से कॉमेट आया था वहां सूर्य का प्रकाश तो पड़ता नहीं था, तो वहां पर कॉमेट का जो अर्थ होता है, मीनिंग अगर हम देखेंगे, कॉमेट लैटिन भाषा का शब्द है, इसका मतलब होता है सैंडी आइस स्टोन, है ना। तो पृथ्वी पर भी पानी ने इस तरह से सक्सीड किया है ना। सैंडी आइस, आइस शब्द पर जोर दीजिए भाई, पृथ्वी तो सूर्य से अलग हुआ गोला है, तो सूर्य में कहां से पानी था जो पृथ्वी पर पानी आ गया, तो पानी कहीं और से आएगा, है ना। तो पानी लेके आएगा, कॉमेट लेके आया पानी। इसकी और भी हाइपोथेसिस हैं, अलग अलग परिकल्पनाएं हैं। यहाँ पर मैं केवल एक बहुत बड़े भूगोलवेत्ता थे डाली, है ना, उनकी बात बता रहा हूं। उनका ये जो है कॉन्सेप्ट था, हाइपोथेसिस थी, जो मानी जाती है कि हाँ ये सही था। इस पर वैज्ञानिक लोग रिसर्च में भी आए हैं, है ना। 2017 में ये हाइपोथेसिस प्रूव हो गई थी, ठीक है, कि ये सही था, ठीक है। तो आइस लेके आया, तो अब यहाँ पर तो भाई ये गोल्डीलॉक जोन है, जहां पर पानी को मतलब तरल अवस्था में रहना होगा, क्योंकि यहाँ पर तापमान है पृथ्वी पर। तो पिघल गया, इस तरह से एक विशाल महासागर बन गया था, और एक विशाल महाद्वीप जो बीच में था बचा रह गया पानी का, जिस पर प्रभाव नहीं है ना। तो एक बड़ा महासागर बना था, एक बड़ा महाद्वीप बना था, जो भूगोल की क्लास में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा था, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे पैंथलासा नाम का बड़ा सा महासागर क्रिएट हो गया था, वही पिघल गया था, है ना। और पैंजिया नाम का एक बड़ा सा महाद्वीप बना था, और यहीं से फिर अल्फ्रेड वेगनर की हाइपोथेसिस शुरू हो जाती है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की, बहुत सारी ये सब भूगोल का है। इन्वायरमेंट में थोड़ा थोड़ा कनेक्टिविटी हमारी भूगोल की बनेगी, है ना। तो इसलिए भूगोल पहले पढ़ा जाता है, फिर इन्वायरमेंट पढ़ा जाता है, तो इसी यही तरह प्रोसेस से हम लोग चल भी रहे हैं, ठीक है। तो पैंथलासा पैंजिया इस तरह से है, यानी कि यहाँ पर वाटर सक्सीड किया है। लेकिन यहाँ पर बात वाटर के सक्सेशन की भी नहीं है, यहां पर बात आ रही है जीव जंतुओं की। बायोटिक कंपोनेंट कैसे सक्सीड करते हैं इसकी बात की जा रही है। तो उसके लिए पहले जरूरी होता है एबायोटिक कंपोनेंट का सक्सेशन, तो उसके बाद होगा बायोटिक कंपोनेंट का सक्सेशन, क्योंकि जब तक कि बायोटिक कंपोनेंट के लिए एबायोटिक कंपोनेंट ना हो, वो पूरी तरह से सक्सेशन कर ही नहीं सकता, ठीक है। तो अब देखते हैं जीव जंतुओं का सक्सेशन किस तरह से होता है। आ जाते हैं हम लोग अपने पुराने नोट्स पर, यहां आएंगे। तो सक्सेशन का सीधा तात्पर्य यहां पर लिया गया, पुरानी पीढ़ी जाएगी और नई पीढ़ी आएगी, चलिए। तो यहां पर हमने नोट दोनों भाग, एक हिंदी वाला हम आपको लिखेंगे नीचे जो, है ना, और सुन लीजिए। अंग्रेजी से भागोगे ना तो फिर सिविल सर्विसेज की पढ़ाई ही त्याग दो, है ना। क्यों? क्योंकि आपको हर जगह सामना करना होगा। आपकी भाषा एक बैरियर नहीं बननी चाहिए कभी भी, है ना। कभी भी आपका कोई अवरोध नहीं होना चाहिए, ठीक है। तमिलनाडु में पोस्टेड कर दिए जाओगे, कौन समझेगा आपकी भाषा? कैसे करोगे प्रशासन, अंग्रेजी से बचोगे? तो हम ये नहीं कह रहे कि आप अधिकारी नहीं बन पाओगे बिना हिंदी मतलब इंग्लिश के, बन जाओगे, लेकिन प्रशासन करने में फिर आपको बाद में फिर से आईएएस बनने के बाद में, किसी जगह के डीएम होने के बाद में, जब इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन करोगे तो बड़ा बेइज्जती महसूस होगा, है ना। होगा कि नहीं? करते हैं लोग, अधिकारी बन जाते हैं, फिर जाते हैं जो मतलब इंग्लिश स्पीकिंग ज्वाइन करते हैं, फिर चेहरा छुपा करके कोई जान ना पावे कि हम टीसीएस हैं कि आईएएस, बड़ा शर्म लगता है तब, है ना। किसी से बता भी नहीं सकते कि मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूँ, है ना। तो पहले सीख लो, अभी तो कुछ बने नहीं हो, है ना। अभी बढ़िया से सीख लो, उससे भी टच बनाए रखो, राइट। बाकी आपको हिंदी में भी सारा चीज लिखेंगे, इसलिए जगह बना के रखा हूं मैं, है ना। क्या? तो पहले प्रोसेस ऑफ बाय व्हिच कम्युनिटीज ऑफ प्लांट एंड स्पीसीज इन एन एरिया आर रिप्लेस्ड और चेंज्ड, ठीक है। रिप्लेस्ड और चेंज मतलब जैसे मान लीजिए कोई जगह है ना, कोई भी पारिस्थितिक तंत्र है, और इस पारिस्थितिक तंत्र में जो एक प्रजाति, मान लो कोई एक नीले रंग की घास यहां पर उगी हुई है, अब इस नीले रंग की घास की जगह ले ले कोई हरे रंग की घास, है ना। और इस पूरे नीले रंग की घास को धीरे धीरे, ये प्रोसेस स्लो होता है ना, और बहुत फास्ट भी हो सकता है,
लेकिन जनरली ये स्लो होता है। अब क्या था, नीले रंग की घास गायब होती चली गई, हरे रंग की घास ने उसकी जगह ले ली। तो इसमें से इन एन एरिया, उसी जगह पर, ठीक है, उसी जगह पर किसी पादप या जंतु, दोनों ही हो सकते हैं, है ना, किसी पादप या जंतु समुदाय द्वारा किसी क्षेत्र में दिए गए समय में प्रजातियों का प्रतिस्थापन पारिस्थितिकीय उत्तराधिकरण कहलाता है। ठीक है, और ये जो परिवर्तन होता है वो एक दिशीय होता है। डायरेक्शनल चेंज इन वेजिटेशन, ठीक है, एक दिशीय, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, यानी कि जो बताएंगे वही होगा, है ना। डायरेक्शनल चेंज, एक दिशा में ये आगे बढ़ती हैं। अगर एक दिशा में नहीं होता तो आज ये चैप्टर नहीं होता। चैप्टर तो तभी होगा जब कोई चीज सुनिश्चित हो। अगर कोई चीज सुनिश्चित नहीं है तो उसका हम सिलेबस कैसे बनाएंगे? सिलेबस नहीं बनाएंगे तो वो गड़बड़ हो जाएगा। हम आज पढ़ा रहे हैं कुछ और हो कुछ और जाए, है ना, तो वो ज्ञान किसी काम का नहीं। इसलिए जो चीज थोड़ा सा फिक्स है वही आप पढ़ पाते हो, है ना। अच्छा, ये बताइए कि यहां तक बात समझ में आई कि नहीं, कि इकोलॉजिकल सक्सेशन होता क्या है। अगर किसी को नहीं समझ में आया हो तो बीसों उदाहरण हैं। जब तक आपको नहीं समझ में आएगा तब तक मैं तरह तरह के तरीके से समझा सकता हूं। ठीक है, आप ये बताइए कि क्या आपको यहां पर किसी को भी कोई दिक्कत हुआ हो तो हैंड रेज कर दे, तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तनु जी थोड़ा सा आप बताएंगी कि ये क्या होता है, पारिस्थितिकीय उत्तराधिकरण क्या होता है। कोशिश करिए, सही गलत से मत डरो, है ना। आपको गलत बताना है, कोई दिक्कत नहीं। सही बता आता सही बताइए, गलत आता बोलना सीखिए। पहले तो कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे। मैक्सिमम तुम बताओ, कोई बता दे। हाँ तनु जी बताइए। सर इसका कोई एग्जांपल देके बताइए, इस तरह कम समझ में आ रहा है। अच्छा, एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। एग्जाम्पल आगे है, पहले तो परिभाषा समझ लिए ना, आगे एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल। ठीक यस सर। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखते हैं कि ये होता क्यों है, कैसे हो सकता है। म्यूट कर लीजिए। ठीक है, कैसे, आगे पूरा एग्जाम्पल भरा पड़ा है, लेकिन हम चाहते हैं कि अभी थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ बिना एग्जाम्पल सुने। दिमाग की कोशिकाओं की तरफ जब रक्त बढ़ेगा, है ना, स्वयं से प्रयास करोगे तब तंत्रिका तंत्र दिमाग का जो है कहेगा कि भाई नई कोशिकाएं विकसित करो जिससे कि ये बुद्धि इन चीजों को भी सोच सके। और जब सरलता से उठा के हर चीज दे दिया जाएगा तो दिमाग को कोई प्रेशर नहीं पड़ेगा। प्रेशर नहीं पड़ेगा तो जो आपकी पुरानी कोशिकाएं हैं समय के साथ वो भी नष्ट होती जाएंगी, नई कोशिका बनेगी नहीं। मतलब कि नई कोशिका का मतलब है कि जो पुरानी बनी है वो वही नई बनती रहेंगी, कुछ एक्स्ट्रा इनोवेटिव कोशिकाएं नहीं बनेंगी, है ना। दिमाग लगाओ बिना जाने, खुद से जानने का प्रयास करो, बाकी तो सब है ही। बैठो, मैं इसलिए कहता था सोचो। ठीक है, उदाहरण ही बता दे, है ना। देखिए, जैसे सर मान, ये बोल सकते हैं कि नई पुरानी चीजें जाएंगी, उसकी जगह पे नई नई चीजें आएंगी। हाँ, अब जैसे हम एक उदाहरण सरल लेते हैं। आपके घर में क्या फुलवारी है? आप लोग घर में हाँ। फुलवारी है, ऑनलाइन हाँ। चल रही है, आप लोग चाहे तो देख भी सकते हैं। घर से बाहर निकलिए, देखिए, है ना, लाइव पढ़ेंगे, है ना, लाइव पढ़ेंगे। आप घर के बाहर जाइए, देखिए कौन सी चीज दिखी आपको, कुछ दिखा, देखने की कोशिश करिए। जाओ सब लोग जाके देखो, बाहर देखो जाकर के कि कौन कौन से पेड़ पौधे लगे हुए हैं इस समय। आज कौन सी डेट है ना, 20 फरवरी, है ना। 20 फरवरी को, है ना, आपके घर के सामने फूल के पौधे हैं कि नहीं है, कुछ है पेड़ ओड़, कुछ फूल का पौधा है कि नहीं लगा, नहीं लगा, लगा लो, है ना, अच्छी बात होगी, है ना। आप ग्रीन मफलर क्या होता है,
पेपर में पूछा था ना यूपीपीसीएस ने, ग्रीन मफलर, ये क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए आप अपने घर में जैसे इस तरह के पौधे, जैसे अशोक का वृक्ष होता है ना, उनका बाड़ा लगा दीजिए किनारे किनारे, तो क्या होगा, नॉइज रिड्यूस हो जाएगी। घर के बाहर अगर जो नॉइज हो रही है वो आपको नहीं पीड़ित कर पाएगी। ग्रीन मफलर कहते हैं ना, हरित मफलर, इसका भी फायदा होता है। प्लस खुशबू अलग से आएगी, है ना, प्लस ऑक्सीजन, वेल ऑक्सीजनेटेड एनवायरनमेंट बना रहेगा। प्लस पौधे प्रकृति के लिए जो योगदान देते हैं वो तो देते ही हैं। सुंदर सुंदर, अगर आप फूलों को लगाएंगे तो सुंदर सुंदर तितली आएंगी, भौरे आएंगे, उनको देख करके मन आह्लादित होगा, है ना। इसलिए अधिक से अधिक पुष्पित बनाइए अपने घर को, सुंदर बनाइए। नकली आर्टिफिशियल गुलदस्तों का प्रयोग से बचिए। और अब तो कुछ ऐसे भी पौधे इजाद कर लिए गए हैं जो घर के अंदर भी पुष्प पुष्प की तरह उग जाएंगे। कितना सुंदर चीज है ना। तो यहाँ पर क्या है कि अगर आप घर के बाहर देख रहे हो तो आपको दिखेगा कि जो बाहर कुछ फूल के पौधे हैं, कुछ घास होगी। तो क्या आज के 5 साल पहले भी वही पुष्प के पौधे थे? नहीं। आज के 10 साल पहले भी वही थे? नहीं। पहले एक गमला ही उठा लें, वो गमला में पहले कोई और फूल रहा होगा, बाद में फिर उसकी जगह फिर कोई और फूल रहा होगा। ये तो आर्टिफिशियल हो गया कि आप लगा रहे हो। लेकिन जमीन में अगर हम कहीं जा करके देखें तो वहां समय के साथ, जैसे अभी हम गांव जाएं तो देखेंगे, पहले कभी जब मैं छोटा छोटा था तो वहां पर बहुत सारे मोटे मोटे वृक्ष हुआ करते थे। अब मैं वहां जाता हूं तो वहां पर क्या है, छोटी छोटी वृक्ष देखने को मिलते हैं। खेती हो रही है वहां पर, रिप्लेस कर दिया गया आर्टिफिशियल मैनर में, वृक्षों को काट करके वहां पर खेती हो रही है ना। तो क्या कर दिया, रिप्लेसमेंट हो गया। कभी वहां कुछ और था, अभी वहां कुछ और है। तो इसी चीज का अध्ययन करना ही इस चैप्टर का मूल सार है। अब बताइए, आपको समझ में आया? आ गया क्या? यस सर। ठीक है ना। यानी कि इस समय के साथ में जो चीजें बदलती हैं उन्हीं का अध्ययन करना है। और इसमें बताया गया, हालांकि एकदम रिजिड नहीं है कि ये जैसे चैप्टर है तो ऐसे ही होता है, एक्सेप्शन हर जगह है ना। लेकिन नॉर्मली ऐसे ही होता है जैसे कि बताया गया है, जैसे कि अभी पढ़ाने की कोशिश किया जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। आगे वही है कि कौन कौन कैसे कैसे आता है ना। तो उसमें हम लोग ये स्टेजेस देखेंगे। स्टेजेस, ठीक है, अवस्थाएं, सक्सेशन की अवस्थाएं या क्रम। ये फिक्स है कि कैसे कैसे कोई चीज होगी। इसको देखने से पहले यहां हम लोग पेंट का इस्तेमाल कर लेते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो वहां पर वो नोट्स आपको मिलेगा तो समझ में आ जाएगा। नोट्स जो मैं भेजता हूं तो आप लोग पढ़ते भी हो कि नहीं? ऐसे सही सही बता दो, कुछ कहेंगे नहीं, हम क्या कहेंगे, है ना। ऐसे बता दो, मतलब पढ़ते हैं कि नहीं कभी। नहीं कह दोगे तो हम कहेंगे देखो कितना ईमानदार है ना। हम्म। और हाँ कह दोगे तो तब कहना जब कर रहे हो। हम्म। हाँ कह दोगे तो कोई पूछ बात। सर आपने बोला था इन्वायरमेंट वाला आपने कुछ भेजा है, पर भेजा नहीं है कुछ। भेजा गया था, देखी नहीं? सर हम देखे, हमको नहीं मिला, इसलिए तो बोल रहे हैं। नहीं मिला था? अरे शुरू में ही भेज दिया था, दो बड़े बड़े नोट्स, देखा नहीं था? अभी मैं सर स्क्रीन मुझे। देखती ही नहीं हो ग्रुप पे कहाँ पे क्या पड़ा हुआ है। दो हिंदी के नोट्स बेहतरीन भेजे थे, पूरा पूरा। देखिए, और लोगों को मिल गया है ना। आपको नहीं मिला होगा तो मैं फिर से उसको ग्रुप पे भेज दूंगा, नहीं तो इंडिविजुअली भेज दूंगा। ठीक है, हमको हाई लिख देना, मैं आपको वो भेज दूंगा। ग्रुप पर वो बहुत ऊपर चला जाता है नोट्स, इसीलिए कहते हैं ग्रुप पर सब लोग रेगुलर रहिए, अपडेट भेजा जा रहा है उसको। और अपने काम की चीज एक करिए, गूगल ड्राइव बनाइए। गूगल ड्राइव पर क्या कर लीजिए, वो मटेरियल सेव कर लीजिए। क्योंकि इतनी पोस्ट पड़ती, इतना देखो करंट अफेयर डाला जाता रहता है, तो जो जो टॉपिक वाला होगा वो गायब हो जाएगा। इसलिए उसको गूगल ड्राइव पर सेव करते चलिए आप लोग, या फिर अपने लैपटॉप में सेव करते चलिए। सब्जेक्ट का एक वो बना लीजिए, उसमें पूरा पूरा इन्वायरमेंट का नोट्स पड़ा हुआ है। ठीक है, और इधर जो बना रहा है बनेगा ही। क्लियर? ओके सर। अब यहाँ पर देखिए,
मान लीजिए कि ये कोई चट्टान है ना, कोई भी चट्टान है, बंजर है, भूमि है। को क्या हो सकती है, ये कोई बंजर भूमि हो सकती है। नया बना डेल्टा हो सकता है, जहां पर पहले कोई भी प्रजाति ना हो। ठीक है, बंजर भूमि, नवनिर्मित डेल्टा, नवनिर्मित डेल्टा। और क्या हो सकता है, ये कोई ज्वालामुखी जो शांत हुआ हो। ठीक है, शांत ज्वालामुखी का क्रेटर। क्रेटर क्या होता है, क्रेटर क्या होता है भाई, ज्वालामुखी जैसे है ना, तो ज्वालामुखी का जो एकदम मुख होता है ना, जब ज्वालामुखी शांत हो जाता तो भर जाता है, तो इसमें क्या होता है, पानी भी कभी कभी भर जाता है, नदी झील वर्षा का। तो इसका मुख में झील बन जाता है, फिर उसमें बहुत सारे जीव जंतु रहने लगते हैं। लेकिन शुरुआत में जब ज्वालामुखी आग उगल रहा था, तो क्या कोई जीव जंतु उसमें रह रहा था, नहीं रह रहा था। तो ये कोई एकदम नया नया जगह की बात कर रहा हूं, है ना, जैसे या पृथ्वी का एकदम नया नया फॉर्मेशन हुआ था तो कुछ नहीं था, है ना, तो उस तरह का। ठीक है, उस तरह का ये बैरन रॉक हो सकती है, एकदम खाली पड़ी जमीन मिल गई, ग्रीन प्रोजेक्ट होगा, एकदम नया नया यहाँ पर कुछ लाया जाए। तो सबसे पहले यहाँ क्या आएगा देखते हैं, क्या आ सकता है सबसे पहले। पहले तो ये एकदम पथरा है, इसके ऊपर बड़ा पेड़ उगेगा क्या। अगर बड़ा पेड़ का, यहां पर एक डाउट पैदा होता है कि सर डायरेक्शनल चेंज ही क्यों, पहले यही क्यों, है ना। तो वहां पर सबसे पहले कोई चीज आएगी, तो आएगी काई जमेगी, लाइकेन। किसी भी जगह पर, ये आपका प्रश्न भी पूछा जा चुका है डायरेक्ट, कि जो फर्स्ट स्पीसीज ऑक्यूपाइड एन एरिया, है ना, क्या होगी, लाइकिन, है ना। लाइकिन क्या होते हैं, काई जिसको कहते हो आप, है ना, जिससे फिसल फिसल करके बचपन में खूब गिरे हैं, हम तो गिरे हैं, पता नहीं आप लोग गिरे हो कि नहीं गिरे हो, है ना। तो ये क्या होती है, सिम्बियोटिक एसोसिएशन बिटवीन, कौन बताएगा, काई में कौन कौन चीजें होती हैं, जो दो ठो, शैवाल प्लस कवक, ये दोनों आपस में मिले होते हैं। क्यों, क्योंकि कवक क्या करता है कि ये पानी खींचेगा, मिनरल खींचेगा, शैवाल को देगा, शैवाल प्रकाश संश्लेषण से खाना बनाएगा और इसको देगा, दोनों की जिंदगी बढ़िया हस्बैंड वाइफ की तरह बीत जाती है ना। और ये एक कोशिकीय होते हैं, इनमें न पत्ती होता है, न तना होता है, न जड़ होता है, न फूल होता है, न बीज होता है। ठीक, तो सबसे पहला आधार जो बनाएगा, है ना, वो लाइकेन क्रिएट करेगा। तो पहली बात तो आपको ये रखनी है याद, कि जो लाइकेन होता है पहले पहला ये आएगा। अब लाइकेन क्या करेगा, धीरे धीरे इसे मरेगा, खपेगा, फिर उसके ऊपर फिर से लाइकेन उगेगा, फिर से मरेगा, खपेगा, फिर से लाइकेन उगेगा, फिर से मरेगा, खपेगा, फिर से लाइकेन उगेगा, ऐसे होगा, अब चलता रहेगा। अब क्या होगा कि यहां पर कुछ समय के बाद में दूसरे नंबर पर कौन आएगा, पहले नंबर पे आया, है ना, एक कुछ, अब दूसरे नंबर पर यहां पर आएंगी छोटी घासें। सेकंड सक्सेसर क्या होंगे, स्मॉल ग्रासेस, छोटी घासें हो गई, है ना, छोटी घास दूसरे नंबर पर आएगी। कुछ समय के बाद में इन छोटी घासों को रिप्लेस करने के लिए आ जाएंगी बड़ी घास, है ना, यहां पर उनकी जगह लेने के लिए आ जाएंगी बड़ी घास। ऐसे बड़ी घास आ गई, अब बड़ी घास आ गई तो शाकाहारी जीव भी आ जाएंगे, ढेर सारे शाकाहारी जीव आ जाएंगे। अब शाकाहारी जीव जैसे कौन कौन से आ जाएंगे, यहाँ पर जो घास खोर होंगे, देखेंगे इतनी सारी घास, वाह, और देखेंगे कि यहाँ पर कोई मांसाहारी भी नहीं है।
अभी शुरू शुरू में, है ना, एकदम घास घास है, मेरे खाने का सामान है, लेकिन मुझे जो खा ले वो नहीं है। तो यहाँ पर ढेर सारे शाकाहारी आ जाएंगे। अब जब शाकाहारी ढेर सारे आ जाएंगे तो फिर मांसाहारी भी आ जाएंगे, कहेंगे अरे वाह मेरे खाने का सामान भी यहाँ है ना, तो वो भी आ जाएंगे। हाथी भी है यहाँ, बाघ भी बैठा है, शेर भी हो गया है यहाँ पर, है ना, गेंडा भी चल रहा है। जिराफ तो, जिराफ की स्पीसीज तो तब से थी जब छोटी घास थी तो छोटा छोटा, बड़ी घास हुई तो गर्दन और बड़ी हुई। अब उसके बाद जब यहाँ पर बड़ा वृक्ष आ जाएगा तो फिर वो बड़ा गर्दन कर लेगा, नई स्पीसीज पैदा हो जाएगी, डार्विनवाद भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जैसे जैसे घास, जैसे जैसे नए फूड चैलेंजेज आए, है ना, वो खत्म नहीं हुआ, उसने प्रयास किया, न्यू चैलेंजेस उसने लिए। कोई नया परिवर्तन आए तो मर नहीं जाना होता है, हमें उस चैलेंज की तरह उसे लेना होगा और हमें उस चैलेंज को पूरा करने के लिए तैयार होना होगा, ताकि हम दिखा सकें प्रकृति को कि हम आपका अनुसरण कर रहे हैं, प्रकृति से टकराने की आवश्यकता नहीं है। जो प्रकृति से टकराने की कोशिश किया मिट गया, है ना। तो अभी क्या करना होगा, यहाँ पर हमें प्रकृति का अनुसरण करना है। वो हमारी माँ है, वो हमें अच्छे से पालना चाहती है, वो मिटाना नहीं चाहती है, लेकिन नई संभावनाओं को लाना उसकी मजबूरी है, क्योंकि प्रकृति का अटल सत्य क्या है, परिवर्तन। प्रकृति की सत्ता परिवर्तनीय है और इस परिवर्तनीय सत्ता के अनुसार ही हमें अपने जीवन में परिवर्तन भी करने होंगे। अगर नहीं करेंगे तो कालांतर में वो प्रजातियां जो विलुप्त हो गई, उसको प्रकृति ने नहीं विलुप्त किया, उन्होंने इनोवेशन नहीं किया, उन्होंने अनुकूलन नहीं किया, उन्होंने प्रकृति को समझने का प्रयत्न नहीं किया, इसलिए उनकी संतति को मिटा दिया गया। आज मानव, है ना, आज मानव शिक्षा के माध्यम से अपने शिष्यों को, अपनी पीढ़ी को ये चीजों का ज्ञान क्यों दे रहा है, ताकि आप प्रकृति के महत्व को समझिए, है ना, और उसका अनुसरण कीजिए। नहीं तो यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि प्रकृति को मानव की प्रजाति ना समझ में आवे और वो उसे चुटकी भर में मिटा दे। कर सकती है कि नहीं? क्या प्रकृति में ये सामर्थ्य है कि नहीं, ये बताइए पहले। है कि नहीं प्रकृति का सामर्थ्य, ऐसा कर सकती है कि नहीं? इज नेचर कैपेबल टू डू दिस और नॉट? हाँ भाई, कह लोगे हाँ भगवान बचा लेंगे, हाँ वो तो भगवान तो भाई ऊपर हैं प्रकृति के, नो डाउट, लेकिन कितने लोग हैं जिनके साथ हैं भगवान, हैं? तो भाई अब यहाँ पर क्या, शैवाल कवक आएंगे, फिर छोटी घास आएगा, फिर तीसरे नंबर पर बड़ी घास आएगा। अब जीव जंतु भी ढेर सारा आ चुका है यहाँ ऑलरेडी, मतलब एनिमल्स भी आ चुके हैं, खाना पानी जैसे आया वैसे ही, है ना। अब जहां पर दूर, है ना, कहीं और बड़े वृक्ष थे, है ना, उन बड़े वृक्षों में चिड़ियों ने घोंसला लगा रखा है, और चिड़िया के जो पंख होते हैं उनमें छोटे छोटे इस बड़े वृक्ष के बीज लग जाएंगे, है ना, ठीक है, उन बड़े वृक्षों के बीज यहाँ पर लग जाएंगे। अब वो चिड़िया उड़ते 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 जा रही थी और जंगल से निकली थी, और उसने उड़ते उड़ते देखा, हाँ वाह कितने सारे भैंसिया चर रहे हैं वहां पर, तुरंत गोता लगाएगी, क्योंकि यहाँ ग्रास लैंड है, थोड़ी थोड़ी पानी की दलदल भी होगा, है ना, कुछ कीड़े मकोड़े खाने आ जाएंगे, कुछ जो है जो वो लगे हुए हैं पैरासाइट, छोटे छोटे नन्हे नन्हे पैरासाइट उन जानवरों के शरीर में लगे हुए हैं, है ना, उनको खाने के लिए उनके ऊपर बैठ जाएंगे। तो इससे क्या होगा, उस घास भूमि में एक नई चीज आ जाएगी, बड़े वृक्षों के बीज वहां पर गिर जाएंगे। तो देखते ही देखते, है ना, ये जो घास भूमि है एक थोड़े से लंबे समय में डायरेक्शनल चेंज होगा, स्लो स्लो, पहले एक पेड़ उगेगा, फिर उसके बीज गिरेंगे, हवा से दूर दूर तक फैलेंगे, है ना, कोई नया पक्षी यही घोंसला लगा लेगा, है ना, फिर 10 पेड़ उगेंगे, फिर 1000 पेड़ उगेंगे, फिर देखते ही देखते वो जो बंजर जमीन थी एक भव्य, अति विकसित, अत्यधिक जटिल पारिस्थितिक तंत्र वाला महान वन बन जाएगी, है ना। तो यह प्रक्रिया है, प्रकृति ऐसे ही अपने सौंदर्य को स्वयं संवारती है ना। और आप क्या करते हैं,
उस प्रकृति के सौंदर्य को बिगाड़ने का प्रयत्न करते हैं, आप डिफोरेस्टेशन करते हैं, आप वनोन्मूलन करते हैं, आप उस प्रकृति की सुंदरता को बिगाड़ते हैं, है ना। अगर आपकी सुंदरता का कोई बिगाड़ने का प्रयत्न करे, आपने बहुत सुंदर मेकअप किया हो, है ना, और कोई आपका मेकअप बिगाड़ दे, तो जो क्रोध आता है ना, ये इसको एक जो है स्त्री बेहतर समझ सकती है ना। हम लोगों को कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोग तो वैसे भी सुंदर है ये नहीं, है ना। चलिए, तो इधर देख लेते हैं, ये यही चीज आपको यहां देखने को मिली। देखिए, ये देखिए, एक बंजर जमीन थी, ये देखिए लाइकेंस आया, यानी ये काई आई, अब इसकी जगह ले लिया, है ना, छोटे लीचेंस में, थोड़ा सा और बड़े, है ना, बहुकोशिकीय, फिर पेरिनियल हर्ब, छोटी घास आ जाएंगी इनकी जगह लेने के लिए, छोटी छोटी घास आ गई, है ना। अब इस घासों की जगह ले लेंगे थोड़ा सा बड़े पौधे वाले, है ना, झाड़ झंखार टाइप की जो घासें होती हैं, है ना, सवाना वगैरह टाइप की, जैसे घास भूमियां, बड़ी झाड़ झंखार, और छोटे छोटे कुछ वहां पौधे भी देखने को मिल जाएंगे। फिर उसके बाद अंतिम में कौन देखने को मिलेगा? यही बड़े बड़े वृक्ष, वन उत्पन्न हो जाएगा। तो यहां पर एक चीज देखने को मिलती है, और पेपर में जो पूछी जाती है कि जब किसी जगह पर पहला पहल जो सक्सेशन करने वाली प्रजाति होती है, ठीक है, एकदम पहले पहल जो एरिया ऑक्यूपाइड करेगी प्रजाति, उसे क्या कहेंगे? पिता कहेंगे, पाइनियर, यानी पैतृक प्रजाति कहा जाता है। जो प्रजाति एकदम पहले पहल आकर के किसी जगह पर स्टार्टिंग करती है जीवन का, उसे पैतृक प्रजाति कहा जाता है। मंगल ग्रह पर देखो, अभी एक भूरा शैवाल पाया गया, ये क्या है? इसका मतलब ये है कि मंगल ग्रह पर अब धीरे धीरे पैतृक प्रजाति का आगमन हो गया है ना। नासा ने भी पाया है, करंट अफेयर में देखेंगे, है ना। इतनी बड़ी चीज खोजी जा चुकी है, यानी कि अब धीरे धीरे मंगल ग्रह क्या होगा, हो सकता है कि एक आध 2 लाख साल में है ना, और क्या समय लगता है, इसे थोड़ा ना हो जाता है ना, वहां पर काफी सारा जीवन हो जाए। हाँ, आर्टिफिशियल मैनर में भाई एलन मस्क वगैरह जो है सब कोशिश कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ हो जाए अलग बात है, ट्यूब बना करके, है ना, मार्स प्रोब, पता नहीं मार्स ट्यूब वगैरह बना रहे हैं जो, देखा जाएगा तब का तब। अब बीच की जो प्रजातियां होती हैं, उन्हें कहते हैं मध्यक्रम की प्रजातियां या मध्य स्तरीय प्रजातियां। जो बीच में घास आई, फिर बड़की घास आई, फिर उससे बड़की घास आई, झाड़ झंखाड़ आया, वो अंतिम में जाकर के क्या बनता है? किसी जगह पर अंतिम में जाकर क्या बनता है? जंगल। तो उसे कहते हैं क्लाइमेक्स, उपसंहारक या अंत्य प्रजाति कहा जाता है ना। अंत नहीं कहेंगे उसे, अंत्य, उपसंहारक प्रजाति हमेशा क्या है? बड़े वृक्ष, जंगल, उपसंहार, है ना। अंत ना लिख करके अंत्य प्रजाति लिखेंगे। अंत्य का मतलब जो अंतिम में मिले, हाँ, जैसे माता भवानी दुर्गा को अंत्या भी कहते हैं, है ना। क्यों? कि जब सब खत्म हो जाएंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश भी जो है जब विलीन हो जाएंगे अपने उसमें रूप में, तो अंत में जो बचेंगी, कौन दिखा कि दुर्गा जी बचती हैं, ऐसा कहते हैं, अंत्या कहते हैं इनको। अंत में आप जो बची रहोगे, हे माँ, है ना, इस तरह से। तो यहां पर क्या देखने को मिल गया? क्लाइमेक्स स्पीसीज क्या हो गई हमारी? याद रखना, पेपर में पूछा जाता है कि पाइनियर स्पीसीज क्या होती हैं किसी जगह पर, है ना, इंटरमीडिएट, है ना। इनको दूसरा नाम है, एक बार पेपर में दे दिया था अंग्रेजी वाला, याद रखना, सेरल प्रजाति। सीरियल में जो आए, सीरीज में जो आए, सेरल, सेरल, ठीक है।
सेरल प्रजाति, ये देखिए ऊपर भी कहीं लिखा होगा, नहीं लिखा तो आगे लिखा होगा, ठीक है, ये देखिए लिखा हुआ है। यहां पर क्या लिखा है, वही सब बातें जो बता दिया। पहला पहला जो कोई पौधा हो, द फर्स्ट प्लांट टू कोलोनाइज एन एरिया इज कॉल्ड पाइनियर कम्युनिटी। प्रथमतया वह प्रजाति जो किसी क्षेत्र में, है ना, जीवन का प्रारंभ करती है, उसे पाइनियर मतलब पैतृक समुदाय कहा जाता है। क्योंकि एक ठो तो आता नहीं है, एलगी आएगा तो अकेले तो आएगा नहीं, एक ठो एलगी धीरे धीरे बहुत सारा हो जाता है, कम्युनिटी बन जाता है उसका, तो पूरा समुदाय होता है। एक आदमी क्या ऑक्यूपाई कर लेगा, आप अकेले हो, मरुस्थल में कहीं चले जाओ, बैठे रहो, 1 करोड़ साल तक बैठे रहो, हम्म क्या आपको माना जाएगा कि आप यहाँ के पैतृक प्रजाति हैं? अरे पैतृक पिता बनने के लिए बच्चे तो पैदा करो, है कि नहीं? अब बच्चा अकेले तो पैदा नहीं होंगे, है ना, प्रकृति एवं पुरुष दोनों ही चाहिए होते हैं, है ना, तब सृजन होगा, है ना। ठीक है, तो याद आ गई आपको किस चीज की, कि पैतृक प्रजाति किसी चीज की क्या होनी चाहिए, जल्दी से उत्तर बताइए तो आगे बताएं। कहीं पर किसी बंजर भूमि में कौन होता है पैतृक प्रजाति? तुरंत आंसर किया करिए। लाइकेन। बहुत अच्छा, लाइकेन, लाइकेन होता है, ठीक। अब यहाँ पर फिर अंतिम में कौन होता है, फाइनल उपसंहारक प्रजाति कौन सी होगी, या अंत्य प्रजाति कौन होगी, क्लाइमेक्स कम्युनिटी हमेशा कौन होगी? बड़े वृक्ष। बहुत बढ़िया, एपिड। बड़े वृक्ष। ये देखिए कितना अच्छे, सब आप लोग अच्छे से जान जाते हो, है ना, ऐसा नहीं है, आप लोग भविष्य के इस देश के कर्णधार हैं, है ना, ये देश आप चलाएंगे आप लोग। A climax community is stable, mature, more complex and long lasting, है ना। उपसंहारक प्रजाति हमेशा क्या होती है, बड़ी स्थिर, बड़ी प्रौढ़ और बहुत ही कॉम्प्लेक्स जटिल खाद्य श्रृंखला वहां चल रही होती है, जंगल में जैसे होता ही है, देखिए, है ना। अभी आप सदाबहार वन में चले जाइए, है ना, जिसे कहा जाता है लंग्स ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का फेफड़ा। अमेजन रेन फॉरेस्ट कहाँ है भाई, कहाँ पे है, जिसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है? दक्षिण अमेरिका में है। बहुत बढ़िया। तनु, आज तुमने क्या खाया पिया है? आज तो हाँ, दिमाग एकदम एक्टिवेट हो गया, है ना। कल वाली क्लास में रितु वर्मा बहुत तेज एक्टिवेटेड थी, है ना, आज भी एक्टिवेटेड, जो पूछा जाएगा तो बताएगी भी, देखो ये कौन सा है, हमारा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, अमेजन, अमेजन नदी वहां जाती है, इसलिए इसे ब्राजील अटलांटिक फॉरेस्ट भी कहा जाता है, ये पृथ्वी का फेफड़ा है। यहाँ की जो जैव विविधता है उसे क्या किससे दिखाते हैं? अब यहां से सोचो कितना बढ़िया क्वेश्चन उठाया था यूपी पीसीएस, है ना, और जो कुंजी पढ़ के गए थे वो लोग आपत्ति जाहिर कर दिए, आयोग के ऊपर केस कर दिए, है ना, कि गलत है ना। सदाबहार वनों की जैव विविधता को शून्य से दिखाया जाता है, डिनोटेड बाई जीरो। द बायोडाइवर्सिटी जब मेजर करते हैं, है ना, तो वहां की बायोडाइवर्सिटी को यहाँ की जीरो दिखाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ की जैव विविधता शून्य है, इसका मतलब जानते हो क्या होता है? इसका मतलब होता है वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस इकोसिस्टम। हम काउंट ही नहीं कर सकते हैं कि यहाँ पर कितनी प्रजाति है। हे अमेजन के जंगल, हम मानव शरणागत हैं, हम नहीं जानते कि आपके गर्भ में कितनी प्रजातियां फल फूल रही हैं। वी हैव जीरो नॉलेज अबाउट यू, है ना। आप अनंत भी नहीं कह सकते हैं, नहीं तो
ईश्वरीयता का अपमान हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में मानव को शरणागत होकर के कहना चाहिए कि हमको कुछ नहीं आता, है ना। हाँ, और जब आप ऐसा कहते हो तो उसी समय आपको फिर सब कुछ आना शुरू हो जाता। ठीक है। एक थे जिन्होंने कहा था ज्ञान के पीछे ना भागो, ज्ञान रहित हो जाओ तो सब जान जाओगे, है ना। आर्ट एंड कल्चर में या हिस्ट्री में पढ़े होगे, शून्यता का सिद्धांत किसने दिया था? आईएस ने पूछा, फिर पीसीएस ने भी पूछा। थियरी ऑफ नलनेस गिवन बाई, बताइए जल्दी से। रितु, रितु बताइए। हु गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ मेडिटेशन थियरी ऑफ नलनेस? शून्यता का सिद्धांत, कि थॉटलेस हो जाओ, विचार रहित हो जाओ, मन रहित हो जाओ। और जैसे ही होगे तुम अपने सारे प्रपंच जो तुमने खुद बुने हैं उनसे मुक्त हो जाओगे, तब तुम्हें सत्य दिखाई देगा कि वास्तव में क्या है ना। तो यहां पर बात यही थी कि हम इसकी जैव विविधता को कि नहीं, इनको दिया था नागार्जुन ने, जिन्हें बुद्धा ऑफ साउथ कहा जाता है। नागार्जुन कोंडा, है ना, अमरावती आंध्र प्रदेश में इनका बहुत बड़ा विहार, बौद्ध विहार बना हुआ है। आ जाते हैं, है ना। लॉन्ग लास्टिंग होती, कॉम्प्लेक्स होती, बहुत लंबे समय तक फिर ये चलेगी, है ना। स्टेबल होती है, क्लाइमेक्स, है ना। और जो बीच की प्रजातियां हैं वो सीरीज हैं। ठीक है, सेरल प्रजाति है, देखो सेरल कम्युनिटी, बीच में चाहे 10 प्रजाति आवे चाहे 5 प्रजाति आवे, वो सब क्या है? सेरल समुदाय के अंतर्गत जो है काउंट किए जाते हैं। ठीक है। अब देखिए उत्तराधिकरण की जो विशेषताएं हैं उनको हम लोग देखेंगे। ठीक है। उत्पादकता में वृद्धि, पहला चीज क्या होगा, है ना, उत्पादकता में वृद्धि। जैसे जैसे नई नई प्रजातियां किसी जगह पे आती जाएंगी, उस कम्युनिटी की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती चली जाएगी समय के साथ में। शुरुआत में प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी, अकेला लाइकन का ही कर लेगा, लेकिन अब वो एक जीता जागता हरा भरा वन है, तो अब उसकी उत्पादकता बहुत अधिक बढ़ गई है। इतनी बढ़ गई है कि वो अगल बगल के 8 और 10 दूसरे इकोसिस्टम का भी भरण पोषण कर सके, है ना। तो पहले तो अपनी ही क्षुधा मिटाने की क्षमता आ जाए, जब ऐसा हो जाएगा तब आप दूसरे की क्षुधा मिटाने में सक्षम हो जाओगे, है ना। तो अब यहां पर क्या होता है, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, शिफ्ट ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम रिजर्वायर, ये क्या है इसको देखिए, दूसरी लाइन को समझते हैं। हमारी पृथ्वी के गर्भ में, है ना, सारा पोषक तत्व है, वह दबा पड़ा था। अब वृक्ष आए, इन्होंने अपने जड़ों से उन पोषक तत्वों को खींचा और अमृत रूपी फलों में भर दिया, और अब ये बंदरुआ खाएगा और मस्त हो जाएगा, है ना, फूड चेन में चला गया। ठीक है। तो इस तरह से पृथ्वी के गर्भ में जो पोषक तत्व छुपे हुए हैं उनको वो खींच करके, ठीक है, सरल अकार्बनिक पदार्थों को खींच करके जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थों में तब्दील कर देगा। और इस तरह से चाहे बंदरू खाए चाहे हम खाएं, है ना, जो भी खाए सबके लिए है, उसने कभी बांटा नहीं है कि मेरा फल कौन खाए, है ना। प्रकृति ने कभी किसी चीज के लिए अपने आप को किसी को वो नहीं किया है कि तुमको नहीं देंगे। जो भी आएगा प्रकृति के समक्ष उसी को उसकी कृपा मिलेगी। ठीक है। नैसर्गिक रूप से सबके लिए है ना। क्या वृक्ष कह देगा कि वो फूल का खुशबू दे रहा कि हाँ तुम आगे बहुत अच्छे हो कि बुरे हो? बुरे हो कोई बात नहीं है, उसके पास जाओगे तुमको भी खुशबू देगी, है ना। नहीं अरे ये तो महापापी आदमी है ना। पेड़ के पास गए तो वो कह रहा कि इसको तो मैं ऑक्सीजन नहीं दूंगा। करती है प्रकृति ऐसा? नहीं करती, है ना।
जितने भी महान तत्व होते हैं वो सबके लिए नैसर्गिक रूप से समान रूप से लाभकारी होते हैं, है ना। तो इसी तरह से आप भी सबके लिए लाभकारी बने, ऐसी आशा के साथ आगे बढ़ते हैं। ये बात समझ में आ गई। कॉम्प्लेक्स फूड वेब अपने भंडार से पोषक तत्व का भंडारों से विमोचन, पोषक तत्व अपने भंडार से बाहर निकाले जाते हैं। कहाँ जाते हैं? खाद्य ऊर्जा में तब्दील हो जाते हैं। जी जी बताइए। हैंड रेज किया किसी ने, पहले तो अपना नाम नोट लिख दीजिए ताकि हम पढ़ पाए कि 021280 कौन है। अपना नाम रीनेम कर लीजिए कृपया। और हाँ ठीक है, बताइए जो पूछना है। आपका ऑडियो नहीं कनेक्ट हो रहा है। चलिए ऑडियो कनेक्ट कर लीजिए, पहले आप ब्लूटूथ ईयरफोन का इस्तेमाल कर लीजिए। तो यहां तक हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग देखेंगे प्राइमरी सक्सेशन, है ना। ये सब देख चुके हैं, बहुत आसानी से चैप्टर खत्म होगा। इसका आधार हम लोगों ने समझ लिया है, ठीक है। प्राइमरी सक्सेशन ये वही है जहां पर पहले से कोई प्रजाति ना हो, है ना, और नया नया जो प्रजाति आए, है ना, उसे ही कहा जाता है प्राथमिक उत्तराधिकरण। और पहले से कुछ था, है ना, पहले से कुछ था, फिर वो समाप्त हो गया किसी प्राकृतिक आपदा के कारण, है ना, या किसी भी चीज के कारण, तो फिर से वहां नया स्टार्ट हुआ, तो वो द्वितीयक उत्तराधिकरण होगा। 021280 आप रिनेम कर लीजिए ताकि हमें आसानी रहे जानने में कि आपका नाम क्या है, संबोधन में भी आसानी रहेगा। हैंड रेज किया है तो अनम्यूट करके बोलिए भी, पूछिए भी क्या पूछना चाह रहे हैं। कुछ नहीं पूछना है क्या? फिर डिस्टर्बेंस होता है, अगर ना पूछना हो तो हैंड रेज मत करिए, है ना, क्लास डिस्टर्ब हो जाता। चलिए, अब किसी खाली जगह पर जब पहला पहल कोई प्रजाति आएगा, है ना, तो उसे कहेंगे प्राइमरी सक्सेसर, है ना। जब बैरन लैंड पर कोई आता है ना, और जब वहां पर कोई दूसरी प्रजाति हो। आवाज नहीं आ रही है, ब्लूटूथ इस्तेमाल करिए ना, कितनी बार बताया गया कि ब्लूटूथ इस्तेमाल करिए, ईयरफोन के बिना नहीं आएगा। 10 बार ग्रुप पे भी वही चीज लिख रहे हैं, फिर इसी चीज पे फिर डिस्टर्बेंस होती है हमारी क्लास। जब टेक्निकल चीजें क्लास में बताना पड़ता है तो मुझे लगता है कि ये उचित नहीं होता। उसके पहले नहीं पूछेगा कोई, मैं बैठा हूँ कोई पूछ ले सर कैसे हो, क्लास क्लास के दौरान जो है आवाज नहीं आ रही है, नहीं वहां दबाइए, क्या कहते हैं, वाईफाई सेल्यूलर डाटा। इसकी जो है किसी दूसरे बच्चे से फोन करके मदद मांग लीजिए। अब क्लास में बैठे हैं, हम थोड़ी ना दिखाएंगे कि क्या कैसे किया जाए, इसलिए पहले पूछिए, पहले बताइए, है ना। तो अब क्या है, हाँ आगे देखते हैं। पैतृक प्रजा हमारा फिर जो फ्लो बिगड़ जाता है डिस्टरबेंस में, क्लास से संबंधित चीजें हो तो ज्यादा ठीक है। मैं फोन नहीं उठाता, स्विच ऑफ कर देता हूँ क्लास ड्यूरिंग क्लास, इसीलिए, है ना। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए हमारे बच्चे और हमारा जो काम है वो है। तो अब यहां पर हम देखेंगे, है ना, नया डेल्टा कोई बना है, ये हो सकता है, जो बताया था ज्वालामुखी का क्रेटर है वो हो सकता है ना, कोई ज्वालामुखी समाप्त हो गया वो है ना। ग्लेशियर मोरेन ये क्या होता है ये भी जान लीजिए, इस बार यूपीपीसीएस में आज क्वेश्चन आ गया था, है ना। मोरेन जैसे ये पहाड़ है, पर्वत है, हिमाच्छादित पर्वत है ना। अब ग्लेशियर है यहाँ, हिमानी सड़क करके यहां से फ्लो करेगी,
है ना, और अपने साथ कुरेद कुरेद करके मिट्टी ले करके आएगी, है ना। अब यहां पर कुछ हिमानियों के जो टुकड़े हैं जगह जगह जमीन में इस फूट प्लेन में, है ना, इकट्ठा हो जाएंगे, जो कि यूपीएससी का एक बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन मेंस में 2018 का ज्योग्राफी ऑप्शनल में भी पूछा गया था, और ऐसे भी ड्रमलिन जिसे कहते हैं, याद रखना ड्रमलिन, है ना, उल्टे नाव के सदृश आकृति होती है, गिर जाते हैं। इसे हमारे मेंस में लिखने के लिए क्या आया था, एक बास्केट टोपोग्राफी, एक बास्केट अंडे की टोपरी टोकरी स्थलाकृति, ज्योग्राफी का है ये। तो ड्रमलिन आपको याद रखना है। प्री में क्या क्वेश्चन पूछा गया था इससे, शायद 2016 में, है ना, 17 नहीं, 17 में तो नहीं, 16 या 15 में, ठीक है, पूछा गया था इससे कि एक निम्नलिखित में से कौन सा एग बास्केट यानी अंडे की टोकरी की स्थलाकृति का उदाहरण है ना। तो उसमें आपका ग्लेशियल डिपोजिशनल लैंड फॉर्म पर मारना है, ठीक, ठीक है, ग्लेशियल, क्योंकि ये डिपोजिशन हो रहा है, डिपोजिशनल। अगर ग्लेशियल इरोजनल हो जाए यानी हिमाच्छादित, है ना, या हिम जलोढ़ जिसे कह सकते हैं, स्थल स्वरूप है, बर्फ ही है, सड़क क्या गिर गई है, वहां इतनी ठंडी है कि अभी जल्दी पिघल भी नहीं रही है। अब इसका भी एक तरीका निकाला है, तिब्बत के पठार में जहां पर पानी की कमी होती है ना, हिम स्तूप का कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया, उसके लिए अवार्ड भी दिया गया, है ना। हिम स्तूप, इनको पवित्र मानेंगे स्तूप के रूप में, तो इनको अशुद्ध नहीं करेंगे, और इसके किनारे 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 गड्ढा खोद देंगे, तो धीरे 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 क्या होगा, ये पिघल पिघल करके पानी देगा, तो तिब्बत के पठार में जलापूर्ति हो पाएगी। ये कॉन्सेप्ट इससे निकाल लिया गया, तो ये भी करंट अफेयर में भी रहा। तो हमें कभी भी सिविल सर्विसेज की अगर तैयारी करनी है तो हमें करंट के मुद्दों को कोर सब्जेक्ट से कनेक्ट करना होगा बार बार, ठीक है। जैसे हम लोग करंट का देखें, फिर उसको कोरिलेशन करना, इससे हमें पता चल जाता है कि उस सब्जेक्ट से क्वेश्चन कहां से फंस सकता है ना। जैसे पढ़ाने इसे बढ़ाते चलिए, जब पेपर आएगा ना तो देखोगे हाँ ये तो बताया गया था, ऐसे लगेगा, महसूस होगा, ठीक है। हाँ, लेकिन कब, जब ध्यान पूर्वक सारी क्लासेस को आप पढ़े रहेंगे तब, क्लियर है ना। तो ड्रम अब ये क्या करता है, अपने साथ जो घसीट करके लाया होता है, कुरेद करके लाया होता है, ये तो बाद में पिघल करके खत्म हो जाता है, तो वो गिट्टी मोरंग जो इकट्ठा होती है यहाँ पर, है ना, ऊंचे चबूतरे की तरह बना देता है ना, तो वो खाली पड़ा रहता है इसे एक लंबे समय तक, फिर क्या होता है, उसी पर जो है देवदार वगैरह उगाएंगे, है ना, वृक्ष वगैरह उगाते हैं ऐसे सुंदर सुंदर, हम्म, चीड़ का पेड़ उगाएगा। लेकिन इनकी जड़ें क्या होती हैं, बड़ी मजबूत नहीं होती, इसे धक्का मार दो तो पूरा पेड़ गिर जाएगा, है ना, रिस्क होता है। इसीलिए जब बारिश हो रही हो, ध्यान रखिए, अगर पर्वतीय क्षेत्रों में आप घूमने गए हैं और वहां बारिश हो रही हो तो पेड़ के नीचे मत बैठना, कतई गलती मत करना। ये बात, शिक्षा का हमारे जीवन में लाभ भी होना चाहिए। शिक्षा इसीलिए कि हम अपना बचाव भी कर सकें, हमारा अस्तित्व जीवित रहे, इसीलिए तो शिक्षा आवश्यक है। शिक्षा लेना हमारे लिए जरूरी नहीं, मजबूरी होता है, समझे ना, शिक्षा जरूरी नहीं, मजबूरी। ठीक है, तो ये मोरेन होता है, ग्लेशियल मोरेन, ठीक है। ये जो लाइनें हैं सब एनसीईआरटी की लाइनें हैं, और यहां में हम कुछ कर नहीं रहे हैं, सिर्फ एनसीईआरटी की लाइन को एक्सप्लेन कर रहा हूं, है ना। ग्लेशियल मोरेन ये हो गया भाई, हाँ, मडी एरिया एक्सपोज बाय रिट्रेशन ग्लेशियर, रिट्रीटिंग ग्लेशियर, ये था इसका मतलब पूरा। 3 4 क्वेश्चन और निकल आए हम लोगों के,
अब देखते हैं कौन कौन है ये बता दिया है, लाइकेन, मोजेस, ये सब चीजें। अब एक क्वेश्चन करते हैं, पीआईक्यू भी साथ साथ उस टॉपिक जो हम पढ़े हैं उससे, ये आए हुए क्वेश्चन ही मैं यहाँ पर ढूंढ के उठा के लाया हूँ, है ना। ये जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ ये सब आए हुए क्वेश्चन है। अब आप लोग इसका आंसर करेंगे चैट बॉक्स में। क्वेश्चन है, lichens which are capable of initiating ecological succession even on barren rock are actually a symbiotic association of। तो अब पहले प्रश्न को समझा जाए, मैंने पहले भी बताया था, सिम्बियोटिक एसोसिएशन, अन्योन्याश्रयी संबंध। ये पूछ रहा है कि काई, है ना, जो किसी जगह पर पारिस्थितिकीय उत्तराधिकरण किसी बंजर जमीन पर पारिस्थितिकीय उत्तराधिकरण करती है, वह निम्नलिखित में से किनके बीच अन्योन्याश्रयी संबंध को दृष्टिगोचर करती है। अन्योन्याश्रयी संबंध मतलब सन 56 की लव स्टोरी, तू जो नहीं तो कुछ भी नहीं है ना। रहेंगे तो दोनों साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, नहीं तो एक मर गया तो दूसरा अपने आप मर जाएगा। वहां पर प्यार है, यहाँ मजबूरी है। तो इसका आंसर कर दीजिए जल्दी से, तो फिर हम आगे बताएं इस प्रश्न का। एल्गी एंड बैक्टीरिया मतलब शैवाल एवं जीवाणु के बीच का संबंध है। वो कितना बढ़िया क्वेश्चन बनाता है ना। शैवाल प्लस कवक के बीच संबंध बनाता है ना। ये कहा बैक्टीरिया, जीवाणु प्लस कवक के बीच संबंध बनाता है। कवक, कवक और मोज क्या होता है, मतलब थोड़ा सा अपर कोशिका बढ़ जाती है। जो शैवाल ही है वही है, लेकिन क्या है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नेचर का है। ये आपको कहाँ मिलेगा, अंटार्कटिका पर, ठंडी जगह पर भी। बहुत छोटा घास उगने की कोशिश करती, उगी नहीं पाती, तो वही बन जाती है। तनु जी ने आंसर किया है, और किसी ने आंसर भी नहीं किया। हम्म। और किसी को सुनाई नहीं दिया था क्या कि मैंने कहा है आंसर करने को। हम्म। गुरु का बात न मानने वाला छात्र कितना भी बुद्धिमान हो जाए, उसका सिलेक्शन बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो बारीक बातें पकड़ ही नहीं पाए। समझ आए यार। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तो जो कहा जाए तो उसे किया जाए, नहीं करोगे मेरा क्या जाता है। ठीक है, मैं तो 12 साल से पढ़ा रहा हूँ, 12,000 छात्रों को पढ़ाया होगा। तुम भी आए हो ऐसे चले जाओगे, है ना। मेरी सेहत पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। मैं पूरा प्रयास करूंगा अधिक से अधिक। जैसे बारिश हो रही है, बरसात हो रहा, उस बरसात को कोई मतलब नहीं है कि कौन कितना पानी ले रहा है। वो हो रही बारिश, होती जा रही है ना। बारिश का मौसम आया, बरसात हुई। अब तुम बाल्टी लेके आओगे तो पानी ज्यादा भर लोगे, चम्मच लिए रहोगे थोड़ा पानी रहेगा। अगर तुम्हारा मस्तिष्क समुद्र के समान है तो तुम्हें भर दिया जाएगा जला, जल स्रोतों से, और भरा नहीं जाए, अपने आप हो जाए। ठीक है, आंसर करने की कोशिश करिए। कह रहे हैं 10 मिनट से आंसर ही नहीं कर रहा कोई। हम्म। नहीं, इसका जो सही उत्तर है वी है। अभी ऊपर देखो भाई, यार तो ध्यान पूर्वक नहीं पढ़ते, क्या बताया था इतनी देर से। ऊपर देखो, है ना। ये ऊपर जब मैंने बताया था, है ना, कहाँ गया कि सबसे पहला पहलू उधर उस शायद में बताया था, क्या आता है, काई आता है, पीछे बताया था, है ना। काई क्या होता है, शैवाल लिखा था, है ना, प्लस कवक लिखा था, और बताया था कि कवक न्यूट्रिएंट्स खींच करके इसको देता है शैवाल को, बस शैवाल खाना बना के दोनों आपस में शेयर करते हैं, हस्बैंड वाइफ की तरह रहते हैं। और अगर इसमें से एक मर जाए दूसरा मरने लगेगा, तो इसे क्या कहते हैं, सिम्बियोसिस, है ना। आगे चैप्टर है ये, अन्योन्याश्रयी
संबंध कहलाता है ये। आगे एक बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बायोटिक इंटरेक्शन। मुझे ही पूरी इकोलॉजी का सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर वही लगता है ना, आज मजेदार। तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। और ये इसमें जो सही उत्तर था वो किसका था? तनु जी का सही उत्तर था, है ना। बहुत बढ़िया तनु, आज तुम तो सच में कुछ बढ़िया। कोई बात नहीं रितु जी, घबराना नहीं है, सही और गलत उत्तर देते रहना है, उत्तर देते रहना है ना। ठीक है, उत्तर देते रहना, क्योंकि कहा जाए उसको करना है, जितना हमारा सामर्थ्य वो करेंगे, चाहे सही हो चाहे गलत भाई, है ना। सुधारने का काम हमारा थोड़ी ना, हम तो बस बिगाड़ करने के लिए आए हैं, है ना। लेकिन सुधारने का प्रयत्न करने की कोशिश हमें करना है, बस इतना ही करना है, बाकी सब अपने आप होगा, देखते रहो। चलिए भाई, फिर से आ जाते हैं वहीं। तो यानी कि हमने देख लिया कि पैतृक प्रजाति क्या होती है, इंटरमीडिएट प्रजातियां कौन सी होती हैं, क्लाइमेक्स प्रजातियां कौन सी होती हैं। और प्रश्न को हमने एक दो बच्चों ने सॉल्व कर लिया। वैष्णवी तुमने तो उत्तर कहने के बाद भी नहीं दिया, है ना, कोई बात नहीं, मत लीजिए, है ना। उसके एक्सप्लेनेशन भी दिए गए हैं, अभी नोट भेज दूंगा, देख लेना। ठीक, अब देखते हैं सेकेंडरी सक्सेशन, द्वितीयक उत्तराधिकरण देख लेते हैं। हरे रंग से किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही? नहीं तो मैं कलर चेंज कर सकता हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों को रेड एंड ग्रीन, सॉरी ब्लू एंड ग्रीन कलर में कुछ लोग डिस्टरबेंस पाते हैं। द्वितीय उत्तराधिकरण, सेकेंडरी सक्सेशन जिसे कहते हैं। पहला वाला सीन क्या था? पहला वाला सीन ये था भाई कि एकदम खाली पड़ी जमीन थी, शुरू शुरू में जो आया, एकदम पहला पहल जो आया, है ना, तो कौन आया उसकी बात हुई थी। सेकेंडरी सक्सेशन में क्या होता है कि मान लो कि कोई एक जगह थी, है ना, और वहां पर पहले कभी कोई प्रजाति हुआ करती थी, है ना। यहाँ पर कुछ प्रजातियां पहले हुआ करती थीं। अब मानव ने क्या कर दिया? मानव ने डिफॉरेस्टेशन कर दिया, वनोन्मूलन, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कर दिया, मान लो झूम खेती कर दिया, इन वनों को आग लगा करके समाप्त कर दिया, डिस्ट्रक्ट कर दिया। और इनकी जगह पर उसने कृत्रिम रूप से ही सही तो भी, मानव क्या प्रकृति के बाहर है? अरे मानव भी प्रकृति का ही है ना। अब वहां पर उसने धान बो दिया, लो, है ना। तो ये तरह का सक्सेशन जब कोई हो, कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण वो जो पहले का प्रजाति थी नष्ट कर दी गई, और उनकी जगह कोई दूसरी प्रजाति आ गई, तो उसे कहेंगे सेकेंडरी सक्सेशन। पहले वाले को हटा दिया गया, पहले से वहां ऐसा नहीं था कि पहले से एकदम खाली पड़ा हुआ था, है ना। कोई स्टेबल कम्युनिटी है, जंगल है, कई कारणों से ऐसा हो सकता है, दोनों प्राकृतिक एवं मानव जनित, दोनों ही कारण हो सकते हैं, है ना। जैसे मान लो दावानल, किसको कहते हैं दावानल? दावानल क्या होता है? वनाग्नि, जंगल में आग लग जाए, ज्वालामुखी से लग जाए, भूकंप, जमीनें धस गई, है ना, सुनामी आ गई, जहां पर जमीन था वहां पानी हो गया, है ना, सेकंड भर में सक्सेशन
पूरा जंगल खत्म, वहां मछली रह रहा है अब। जहां पर कभी खरगोश दौड़ा करते थे, अब वहां व्हेल दौड़ रही है। सक्सेशन हो गया, सेकेंडरी सक्सेशन, द्वितीयक उत्तराधिकरण। सुनामी, है ना, वन उन्मूलन हो गया, खेती, ना, इंसानी बस्ती आकर के रहने लगे, आवासीय बंदोबस्त, है ना, इन सब के कारण हो जाता है सेकेंडरी सक्सेशन भी। ये देखिए, ठीक है, ये सब जो बातें मैंने बताई है, ये देखिए वही सब है, इसमें कोई अलग बात नहीं है। फ्लड, ड्राउट, फायर, स्टॉर्म, ह्यूमन इंटर, मानवीय हस्तक्षेप इसे कहते हैं। हम्म, ना, जैसे डिफॉरेस्टेशन, वनोन्मूलन, वही बातें हैं। हम्म, खेती, अतिचारण भी नोट कर लेना, अतिचारण। कौन सा जानवर है अतिचारण ज्यादा करता है? बकरी, यूपीपीसीएस, है ना। ये क्वेश्चन बन चुका है कि सबसे ज्यादा, है ना, पारिस्थितिक तंत्र को, ये घास भूमि को नुकसान पहुंचाने वाला जीव बकरी एकदम जड़ से उखाड़ लेती है। तो प्रकृति को जब इस पर, इसीलिए बकरी क्रोध आ गया, ऐसा ऐसा बना दिया त्योहार की है ना, है ना। तो प्रकृति से हमें हमेशा बच के रहना, उसके पास कोई भी तरीका आ सकता है। हमारे मानव के दिमाग में भी जो चीजें आती हैं ना, फितूर, वो भी प्रकृति की देन होती। इस पर एक, इसी में आगे इकोलॉजी इन्वायरमेंट में, है ना, नियतिवाद एक दर्शन है। भूगोल में भी है, पर्यावरण में भी है, एक ही है, मतलब भूगोल पर्यावरण अलग वही नहीं होता, वैसे भी नियतिवाद, है ना। तो देखते हैं, जैसे अबेंडन, कोई जगह छोड़ दी गई हो, ऐसे, आगे देखते हैं। हाँ, अब देखते हैं, ये मेंस का क्वेश्चन बनेगा कि प्राथमिक एवं द्वितीयक उत्तराधिकरण में क्या विभेद हैं, तुलनात्मक समीक्षा कीजिए, है ना। प्राथमिक एवं द्वितीयक उत्तराधिकरण में क्या विभेद हैं, तुलनात्मक समीक्षा कीजिए। ठीक है, तो इसमें पहली चीज देखो, जो पहला पहल किसी को कुछ करना होता है तो उसको बेचारे को बहुत मेहनत पड़ता है। पहले मिट्टी बनाओ, है ना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पहले एल्गी ही आएगा तभी घास आएगा, ऐसा होना ही निर्धारित है। क्यों? क्योंकि छोटी घास के लिए, जड़ जमाने के लिए कुछ चाहिए, तो पहले एल्गी आकर के थोड़ा सा मोटा लेयर बनाएगा, जिससे कि छोटी घास उस पर उग सके। लेकिन हवा से बड़ी घास के बीज भी यहां गिर रहे थे, है ना, लेकिन पहले उग नहीं पा रहे थे। क्यों? क्योंकि उनकी जड़ गहरी जा ही नहीं पा रही थी। तो ऐसा नहीं है कि बड़े चिड़िया पहले उड़ करके नहीं जाती थी, चिड़िया पहले भी यहां से उड़ करके जाती थी, और पहले भी पंखों से उसके बीज गिरते थे। बादल पहले भी पराग कणों की वर्षा करते थे। बादल है, वो क्लाउड, वो लेके आ रहा उड़ा करके पराग कण, है ना, हवा में, वो भी गिराता था हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई के रूप में। उसके गर्भ में भी बूंदों के पराग कण हैं, वृक्षों के, है ना, पुष्पों के। पहले भी यहाँ कृपा बरसती थी, लेकिन बात ये थी कि हमारा जमीन ही बंजर था, है ना। जैसे हमारा दिमाग क्या है, बंजर है ना, उस पर कितना बड़ा नॉलेज देने की कोशिश करूं, नहीं जाएगा, समझ ही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उस दिमाग की गड़बड़ी है। उसका क्या है, वो जमीन ही क्या है, इनफर्टाइल।
तो क्या है, पहले तो उसकी बुनियाद खड़ी करनी पड़ेगी। मेहनत काम है, मेहनत काम है ना। एकदम जड़ बुद्धि को ठीक करना क्या होता है, बड़ा मेहनत काम होता है ना। तो जो प्राइमरी सक्सेशन होता है बहुत स्लो, लेकिन सेकेंडरी सक्सेशन, क्योंकि अब क्या है, जमीन पूरी तरह से दुरुस्त हो गई है, ओह संस्तर विकसित हो चुका है मृदा का, मोटा सा, अब इसमें बड़े पौधे भी उग सकता है। तो जो सेकेंडरी सेक्शन होगा रिलेटिवली फास्टर, इस प्राइमरी सक्सेशन से द्वितीयक जो उत्तराधिकरण होता है तीव्र होता है, फास्ट होता है। ये देखो, तो पहला पॉइंट ये हो गया। क्लियर? यहां तक समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताइए, आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा? देखो 3 बचे थे, कितना कि ही 3 बच्चे हैं जो ठीक पढ़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं, आंसर आंसर करते हैं। और लोग भी करिए। बताइए रितु जी, ये बात समझ में आई? हमको फिर से समझा दीजिए कि प्राथमिक उत्तराधिकरण से द्वितीयक उत्तराधिकरण अधिक तीव्र क्यों होता है। कोशिश करिए। कोशिश करेंगे तभी तो आएगा। हाँ तनु बताओ। सर क्योंकि वो बंजर होता है प्राथमिक, इसलिए जब वो आएगा एल्गी तो वो धीरे धीरे करेगा। बट द्वितीयक में क्या होता है, एल्गी काम बहुत कर चुका होता है, इसलिए थोड़ा फास्ट होता है द्वितीयक। हाँ मिट्टी बन चुकी, पहले क्या था, मिट्टी बनाना था, यस सर। तो उसमें पहले घास उगाना था, और दोबारा क्या था, ठीक ठाक मिट्टी बना हुआ था, है ना, तो उस पर आसानी से अब बड़ा पौधा भी डायरेक्ट ही उग जाएगा, है कि नहीं। तो इसलिए सेकेंडरी सक्सेशन प्राइमरी सक्सेशन से क्या होता है, तीव्र फास्ट। होता है। अगली बात, इसमें कम समय में अधिक कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, अल्प समयांतराल में खाद्य श्रृंखला जटिल हो जाती है, जबकि इसमें स्लो होती है। ठीक है। हम्म। आ जाते हैं नीचे। हम्म। हम्म। हाँ, अगला नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑटोजेनिक एंड एलोजेनिक सक्सेशन। होम्योस्टेसिस चैप्टर आज खत्म नहीं हो पाएगा, है ना, वो खुद में अपना एक बड़ा चैप्टर है भाई, काफी बड़ा, बड़ा इंटरेस्टिंग। वो हम लोग कल की क्लास में देखेंगे, ठीक है। ऑटोजेनिक एंड एलोजेनिक सक्सेशन, ठीक है। स्थानीय एवं परस्थानीय, ठीक है, या देशज और गैर देशज उत्तराधिकरण, इसको कैसे समझें। अगर उत्तराधिकरण करने वाला उन्हीं के परिवार का है, उसी समुदाय का है, तो उसे देशज या स्थानीय कहेंगे। लेकिन अगर कोई दूसरा बाहरी आकर के कब्जा कर ले, तो उसे एलोजेनिक यानी गैर देशज प्रजाति के आगमन से होने वाला एलियन स्पीसीज, ये वाला एलियन स्पीसीज इन्वेजन, गैर देशज प्रजातियों के आगमन से होने वाला उत्तराधिकरण होता है। इसको ऐसे समझेंगे इधर, जगह घास भूमि है ना, मानो जंगल है, घास भी है, सारा कुछ है। हाँ, अब क्या हुआ,
यहां आग लग गई, पूरा जल करके राख हो गया, सब समाप्त हो गया, जल गया, दहन हो गया, इसका पूरा समाप्त हो गया। लेकिन कहीं पर किसी पेड़ का बीज मिट्टी में दबा बच गया, और दोबारा से जब यहां पर उगना शुरू हुआ तो वही घास फिर से यहां पर उगाई और दोबारा से शुरू कर दिया, है ना। तो इसे कहेंगे कौन सा? गैर देशज कहेंगे कि देशज? देशज कहेंगे सर। देशज कहेंगे, देशज कहेंगे। ठीक है। और यहीं पर क्या हो कि कोई दूसरा आवे, यहाँ पूरा आग वाग लगा के फूंक दे और यहाँ खेती कर डाले, तो क्या हो गया? ये गैर देशज हो गया। ठीक है, गैर देशज हो गया। अब इस क्वेश्चन का आंसर करिए, इस क्वेश्चन का आंसर करिए, है ना। किसी घास भूमि में वृक्ष, है ना, घासों को स्थानांतरित नहीं कर पाते, क्यों? जैसे मान लो कोई घास भूमि, सामान्य घास भूमि आज के 1 लाख साल पहले थी तो आज भी है, वहां पर जंगल क्यों नहीं खड़ा हो गया, है ना। जहां घास भूमि है पूरी तरह से, कुछ पेड़ तो देखे जा सकते हैं, लेकिन वहां पर इतना समय के बाद भी सक्सेशन क्यों नहीं हो पाया? घास पर ही वो रुक गया मामला, क्यों? ऐसा क्या है कारण जिस कारण से इन घास भूमियों को वृक्ष नहीं रिप्लेस कर पा रहे हैं? बताइए। बताइए, आंसर करिए। यहां पर पानी की और पोषक तत्वों की कमी होती है। ऑप्शन सी, सिविल सर्विस, यूपीएससी का क्वेश्चन है ये। ठीक। ये घास भूमियां जो हैं लैंड लॉक्ड रीजन में, समुद्र से दूर, किसी महाद्वीप के बीचों बीच वाले भाग में, ठीक है, लैंड लॉक्ड है। तो होता क्या है कि बारिश यहां तक जो हवाएं हैं पहुंचते पहुंचते सूखी हो जाती हैं, शुष्क हो जाती हैं। ठीक। और तो यहां पर हवा तो सूखी जाती है, प्लस गर्मियों में घास भी सूख जाती है, और जब हवा उससे टकराती है तो उसमें आग लग जाती है गर्मी से। तो यहां पर आग लग जाने से जो पुरानी वाली होती है वो फिर समाप्त हो जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं घास के बीज बचे रहते हैं, है ना। कहीं ना कहीं पर क्या होता है, घास के बीज बचे रहते हैं, तो वहां पर फिर से वही घास उग जाती है। लेकिन बार बार यही होता रहता है, कोई पेड़ आकर के यहाँ जंगल नहीं बसा पाता है। कितना प्यारा क्वेश्चन उठाया है सिविल सर्विसेज ने, है ना। अगर इस तरह से क्वेश्चन ना दे तो फिर क्या ही मजा आओ, है ना। चलिए, तो ये हो गया हम लोगों का, है ना। जो मैंने अभी बताया है वही एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया गया है। ठीक है। हाँ, अगली बात, ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक सक्सेशन। ठीक है, स्वपोषी एवं परिपोषी उत्तराधिकरण। उत्तराधिकरण ये क्या होता है भाई? स्वपोषी एवं परिपोषी उत्तराधिकरण। कहीं पर यदि उत्तराधिकरण पादप प्रजाति द्वारा, कोई भी प्लांट द्वारा किया जाए, तो उसे कहेंगे ऑटोट्रॉफिक। और कहीं कहीं पर सबसे पहले कोई जंतु आए, उत्तराधिकरण जंतु द्वारा किया गया हो, तो उसे कहते हैं हेट्रोट्रॉपिक सक्सेशन, है ना। और ऐसा मतलब क्वांटिटी इनकी ज्यादा होती है। ठीक है, क्वांटिटी इनकी पौधों की तुलना में जंतु ज्यादा था, ऐसे। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ चीजें हैं, जीरार्च किसे कहते हैं, है ना। जीरार्च, हाइड्रार्च,
सूखा में जो पैदा, है ना, जी एकदम नमी की कमी हो वहां पर जो आकर के, जैसे मरुस्थल के जो पौधे होते हैं, जीरार्च, बहुत कम पानी में भी जो पैदा हो सके उन्हें जीरार्च कहा जाता है। और जो काफी ज्यादा पानी चाहिए उनको, पानी में पैदा होने वाले, उन्हें हाइड्रार्च, जलीय पौधे हाइड्रार्च कहलाते हैं, है ना। और जो मीडियम वाटर कंडीशन, मैजिक, ना तो ज्यादा पानी हो ना तो कम पानी हो, है ना, बीज की मैजिक कहा जाता है, मेसोफाइट, है ना। मॉडरेट मतलब मेजो, मतलब मध्यम जल पूर्ति जिनको दी जाए वो इनके अंतर्गत आते हैं। तो इसी के साथ में आज का हम लोगों का टॉपिक उत्तराधिकरण समाप्त हो गया। तो क्या किसी को कुछ पूछना है? क्या आप लोगों को आज की क्लास उत्तराधिकरण समझ में आई, आई कि नहीं आई? किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है।